ठीक है, ऑडियो सेटिंग आ रहा है इसमें, सेटअप ठीक, कोई नहीं। तो ये है कि एटमॉस्फेयर का मतलब है वायुमंडल और एटमॉस्फेयर और वातावरण। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगा। पहला तो यही बनेगा इसमें कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, है ना, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसका हमें समझना पड़ेगा कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपोजिशन का मतलब है संगठन, ठीक है, संगठन। उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है संरचना, ठीक है, संरचना। उसके बाद समझना पड़ेगा इसमें इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व। तो ये तीन चार सेक्शन है जिसपे हम इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या है, तो एटमॉस्फेयर इज ए इन्वॉल्व, एक कवर है ना। तो वायुमंडल हिंदी में लिख लीजिए, वायुमंडल गैस जलवाष्प एवं धूल कणों का, हिंदी पहले देख लीजिए कि वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल गैस, है ना, धूल कण और जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प का पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, ठीक है, चारों ओर एक आवरण है। आवरण मतलब एक कवर है। अब इंग्लिश में लिख लीजिए कि एटमॉस्फेयर इज द इन्वॉल्व ऑफ, एटमॉस्फेयर इज द इन्वॉल्व ऑफ गैस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर सराउंड द अर्थ, ठीक है, सराउंड द अर्थ यानी कि ये गैस, धूलकण और जल वाष्प का पृथ्वी के चारों ओर आवरण है ना। ये चीज याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक एक आवरण है, ठीक है, इस चारों ओर एक आवरण है, चारों ओर आवरण है। हम इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में तो उसी नहीं हो पाती है। एटमॉस्फेयर इज ए वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड gases horizontal various, है ना, variate size cover of earth, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, या कह सकते हैं ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये इसमें ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है जो आपको कहीं से उधार, क्या लिखे हुए हैं सर? अभी सब बताएंगे। अर्थ ड्यू टू ऑफ अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। अब एक बार समझ लीजिए, इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसकी आपको नीड है। देखिए आराम से, एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस यानी जलवाष्प का, है ना,
चलिए हिंदी सुन ही लीजिए, लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल इन गैसियस का हॉरिजेंटल, ठीक है, जोनटल, इसमें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ है, जोनटल, हॉरिजॉन्टल वेरिएट साइज, यानी अलग अलग साइज में कवर ऑफ अर्थ, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण। अब इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहली बात, एक वर्ड निकला है इसमें कि ये क्या क्या इसमें है, तो गैस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, और ये कैसा है, हॉरिजेंटल है, मतलब इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद है वेरिएट साइज, यानी अलग अलग साइज की वो लेयर है, कवर है, कवर ऑफ अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी वायुमंडल के, जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो पृथ्वी के आकर्षण के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से लगा हुआ है। ये चीजें हैं, अगर एक लाइन में पूरी समझने की कोशिश करोगे तो। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत फंस रही है। फंस रही है क्या, ऐसा क्यों है? सर आवाज फंस रही है आपकी सर। यस सर। यहाँ तो नेट तो ठीक है, अभी सही आ रही है आवाज? बीच बीच में फंस जा, पता चलेगा। हाँ देखिए, हमने अभी बोला है कि ये चीजें लिखी हैं, इसको हम सीधा सीधा लिख लीजिए कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो है वो गैस, जलवाष्प, धूल कणों का पृथ्वी के चारों ओर एक विभिन्न साइज की परतों में एक क्षैतिज कवर है, ठीक है, जो पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी से लगा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनेगा, जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो क्षैतिज है कि लंबवत? क्षैतिज का मतलब, हॉरिजेंटल का मतलब होता है इस तरह से, या इस तरह से है, या फिर वो इस तरह से है, तो क्या हॉरिजेंटल है। दूसरी चीज, हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया है वेरिएट साइज, यानी जो साइज है वो अलग अलग है, सेम साइज की लेयर नहीं है, सेम साइज की लेयर नहीं है। और किसको कवर किए हुए? पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसके कारण। सर बहुत रुक रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है एकदम, आधी चीज नहीं समझ में आ रही है। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, अब आवाज सही आ रही है? अर्चना जी बताएं थोड़ा सा कुछ। यस सर। अच्छा, अब ठीक है। चलिए, तो हम कर रहे थे ये कि बस सिंपल सा अर्थ ये समझना है। इसमें तीन चार शब्द हैं, कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के चारों ओर है, पहली बात, ठीक है। इसको डायग्राम में समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये वायुमंडल है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल है। उसके बाद पृथ्वी की चारों ओर ये वायुमंडल है, और इसमें गैस, जलवाष्प और धूल के कण हैं। गैस, जलवाष्प और धूल के कण हैं, और ये जो लेयर हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली लेयर इतनी चौड़ी है तो दूसरी भी इतनी ही चौड़ी होगी, ठीक है। तो पहली चीज है, इसमें जो है वो क्या क्या चीजें हैं, गैसें हैं, और जल, वाटर वेपर है, और डस्ट पार्टिकल, धूल के कण है, और ये लेयर में है, ठीक। उसके बाद ये पृथ्वी से क्यों रुका हुआ है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये पृथ्वी के साथ क्यों लगा हुआ है। तो उसका आंसर है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण, उसकी वजह से रुका हुआ है, ठीक है। तो यही बातें थी कि ये आवरण है चारों तरफ से, और इसमें गैस, धूलकण और डस्ट पार्टिकल हैं। और तीसरी बात, ये परतों के रूप में है,
और जो परतों का साइज है वो सेम नहीं है, और परतें जो है वो क्षैतिज हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्षैतिज हैं और रुका इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। बस इतनी सी बात है, इसको समझना है। यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाई है। सबको क्लियर है? क्वेश्चन यस सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें गैस है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इसमें वाटर वेपर है, ये चीज। और ये जो सभी जितनी चीजें हैं ये अलग अलग अनुपात में है, सेम रेशियो में नहीं। फिर ये पूछेगा, ईपी क्या लिखे हैं सर? अरे कुछ नया नहीं लिखे हैं, डस्ट पार्टिकल्स लिखे हैं, धूल के कण, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स लिखे। हमने कहा कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या शामिल नहीं है। तो तीन चीजें हैं मुख्य, धूल के कणों में बहुत कुछ शामिल है। फिर पूछेगा ये क्षैतिज लेयर है, क्षैतिज है कि लंबवत, तो क्षैतिज लेयर है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ। अभी हम लोगों ने जो किया वो ये था कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, हमने इसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन यानी संगठन। तो अब हम बात करेंगे संगठन। संगठन का मतलब है कितनी गैसें हैं, कितना इसमें वायु जलवाष्प है, कितना धूल कण है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संगठन की। तो संगठन में हम बात करेंगे गैस की, ठीक है। अब इसमें गैसें कौन कौन सी हैं वायुमंडल में? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो N2 सबसे ज्यादा गैस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है इसमें, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, और ये कितनी है? 78%। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन ये बनेगा सबसे ज्यादा कौन सी है? तो इसमें नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरी गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 20% है ना, 20%। 19.99 कई जगह दिया हुआ है, 19.99 कई जगह दिया हुआ है, तो 20% है। उसके बाद इसमें है CO2। CO2 है 0.093%, इस तरह से है, ये 0.03% वो CO2 है। बाकी और गैसें हैं, मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, नियोन है, बहुत सारी गैसें हैं जो मतलब जितनी गैसों का पता चल पाया है तो सारी गैसें हैं। सर आर्गन 0.93 है। ऑर्गन भी है और उसमें ओजोन भी है ना। 0.93 है। हाँ, ओजोन भी है 0. ये 0.93% है ना। 93 है। हाँ, तो 0.00 ये बहुत A1% इतना लगा सकते हो, ये काफी सर कार्बन 0.036 है। यस सर, कार्बन 0.036। 0.036 0.03%, ठीक है। कहीं के पर 93 भी है, तो बात देख लेना आप लोग, कोई नहीं। तो बस इतना आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा है CO2, उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी किसी बुक में 19.99 भी दिया है, तो वो कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है CO2, इस तरह से है। सर फिर आर्गन है। सर फिर आर्गन है। हाँ, अदर गैसें हैं, ऑर्गन है और सर तीसरे नंबर पर आर्गन है। अच्छा ठीक है। ऑर्गन कितनी है?
एक बार एटलस में देख लेना, एनसीईआरटी में कोई। 0.93 सर, तो 0.93 है। एक मिनट, तो मुझे ही देखना पड़ेगा, मामला गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं, चलो हम बाद के भी देख सकते हैं, कोई नहीं। तो एक तो इसमें आपको ये समझना है कि गैस, जब भी क्वेश्चन बनेगा इसमें, और यही बनेगा कि गैसों का कितना योगदान है, मतलब कौन कौन सी कितनी कितनी गैसें हैं, सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है। तो इस तरह से है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन और CO2 है। तीन के बारे में वो ज्यादा पूछता है आपसे। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जो नाइट्रोजन गैस है उसका कभी भी एनिमल डायरेक्ट यूज नहीं करते। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, लेकिन उसका जो एनिमल है, यानी ह्यूमन है और एनिमल है, वो डायरेक्ट यूज नहीं करते। फिर नाइट्रोजन का जो यूज करते हैं वो है प्लांट, ठीक है, प्लांट यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्लांट ही यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन का यूज करने का काम किसका है, प्लांट का। और रही बात ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन है उसको प्लांट और एनिमल दोनों करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों करते हैं। तो ये है प्लांट और एनिमल, प्लांट भी ऑक्सीजन यूज करते हैं और एनिमल भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और रही बात CO2 की, तो CO2 है, CO2 का वो CO2 का जो यूज है खासकर अपने लिए, उसके दो यूज हैं सबसे इंपॉर्टेंट CO2 के। पहला यूज है वो है ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस मतलब है हरित गृह प्रभाव, है ना, हरित गृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए है, यानी कभी आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा वायुमंडल को गर्म करने का या टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन सी गैस करती है, तो वो है CO2, ठीक है। तो CO2 का पहला काम क्या है, वायुमंडल को गर्म करना। दूसरा काम क्या है इसका है CO2 का, बता सकते हैं। और दूसरा काम है कि ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। के लिए, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हो, ठीक है। तो ये है कि पौधे हमेशा भोजन बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं, पौधे हमेशा भोजन बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं। मानव और मनुष्य CO2 का कोई इस्तेमाल नहीं करते, मनुष्य छोड़ते हैं केवल, मनुष्य केवल उसको ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, बस इतना है सांस के लिए। देखो सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेशन है, जो सांस है, सांस पौधे भी लेते हैं और मानव भी लेता है, इंसान भी लेता है, ठीक है। और दोनों के, पौधे भी और इंसान, मानव भी, ह्यूमन भी, दोनों चीजें सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और सांस छोड़ने में CO2 का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ध्यान रखना। प्लांट भी वही प्रोसेस से जीता है जिस प्रोसेस से इंसान जीता है या कोई एनिमल जीता है, सेम प्रोसेस है। बस प्लांट इसलिए आगे हैं एनिमल से। सर, प्लांट भी सर CO2 छोड़ता है, सर एनिमल्स भी छोड़ता है सर CO2 ना, और हाँ फिर हाँ, मानव भी ना सर। राइट सर। सांस लेने में एक ही चीज है। तो उसके बाद हम क्या बता रहे थे कि ऑक्सीजन छोड़ने का दोनों, हाँ, प्लांट और एनिमल है, जो एनिमल है वो ज्यादा आगे, एनिमल से प्लांट ज्यादा आगे है, क्योंकि एनिमल अपना भोजन बना नहीं सकते, लेकिन प्लांट अपना भोजन बना सकते हैं।
मतलब पौधों के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही एनिमल खाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, यानी सनलाइट में। तो सनलाइट में वो CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी खुद को बड़ा करते हैं। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो वही है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो है। तो चीज आपको ध्यान रखना है कि पूछेगा प्रोड्यूसर कौन है, उत्पादक कौन है, तो पौधे हैं। कैसे उत्पादन करते हैं? CO2 के माध्यम से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये क्रिया केवल दिन में ही होती है, ये है। तो ये था और नेक्स्ट है इसमें वाटर वेपर, यानी नेक्स्ट है इसमें डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण, ठीक है, धूल कण। देखिए जो धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो टोटल एटमॉस्फेयर का 1% होते हैं, ठीक है। जो टोटल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसका वो 1% होते हैं, ठीक है, 1%। मतलब जो टोटल वायुमंडल है उसका 1% होते हैं धूल कण। धूल कण का मतलब रॉक्स, जो चट्टाने, जो मिट्टी होती है वो। अब इसका काम क्या होता है? अब इसका काम क्या होता है? इसका जो यूज क्या है? पहला तो यूज ये है कि इन्हीं के वजह से क्लाउड्स बनते हैं, बादल, है ना, क्लाउड्स बनते हैं, यानी इसी वजह से रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, कि जो डस्ट पार्टिकल है वो बादल बनाने का काम करते हैं। दूसरा है ये स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकाश परिकिरण, यानी सूर्य आकाश का नीला दिखना, है ना, और समंदर के पानी का नीला दिखना, ये धूल कणों की वजह से ही होता है। तो ठीक है, तो इसमें जो स्कैटरिंग है वो होती है, स्कैटरिंग यानी प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश प्रकीर्णन से दो घटनाएं होती हैं। क्या? आकाश नीला है नहीं, नीला हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो स्काई है वो हमें कैसा दिखता है? ब्लू, ठीक है। उसके बाद है जो ओशियन वाटर है ना, जो ओशियन वाटर है वो दिखता है ब्लू, ठीक है। तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा नीला कलर फैलता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल है, सपोज करो, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल है, इस पे लाइट पड़ी, इस पे चारों तरफ से लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ी, सारी लाइट। सर ओशियन वाटर क्यों ब्लू पड़ता है सर? हमने क्या बोला कि समंदर का जल नीला दिखाई देता है, लेकिन नीला होता नहीं है। समंदर का रंग नीला इसलिए दिखता है कि आसमान में जितने भी कलर होते हैं, ठीक है, रेड है ना, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, जितने भी कलर हैं उन वो सभी होते हैं किसमें? रोशनी में। जो सूर्य से रोशनी आती है उसमें सब कलर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कलर फैलता है, जैसे किसी में टकराता है तो कलर फैलते हैं। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें जो लाइट आ रही है ना, इसमें लग के वो लाइट फैल रही है ना, तो वो हमें दिखाई दे रही है, लाइट फैल रही दिखाई दे रही है। तो सेम चीज है कि जो सूर्य से जो लाइट आती है उसमें सब रंग होते हैं, सातों रंग होते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल्स पे पड़ते हैं तो वो रंग फैल जाते हैं, और कुछ रंग ऐसे होते हैं जो कम फैलते हैं, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो ज्यादा फैलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, कलर का फैलना। तो सबसे ज्यादा रंगों का बिखराव होता है, स्कैटरिंग होती है, वो है इसमें सबसे ज्यादा होता है किसका? नीले कलर का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का, रेड। रेड, यस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जो मैक्सिमम इसकी होता है स्कैटरिंग,
वो होता है ब्लू का, और जो मिनिमम होता है वो होता है रेड का। ठीक है, इसीलिए जो ब्लू की वजह से ध्यान रखना इस चीज को कि ब्लू की वजह से स्काई और ओशियन हमें नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। और रेड का स्कैटरिंग मिनिमम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्टेट पीएससी वगैरह में, खासकर आरपीएससी में और यूपीएमपी में ये पूछा गया है कि सूर्य उदय होने के समय लाल क्यों दिखाई देता है और अस्त होने के समय लाल क्यों दिखाई देता है, यानी एट द टाइम ऑफ सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनराइज। ठीक, जो सनसेट का मतलब है तो सूर्य जो है रेड दिखाई देता है सन कब? दो समय पर, सन राइज के समय, ठीक है, और सन सेट के समय। ध्यान रखना है ना। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखना है आपको कि सूर्य उदय होने के समय और सूर्य अस्त होने के समय हमें लाल दिखाई देता है। उसका रीजन यही होता है कि प्रकाश प्रकीर्णन। जब सूर्य, अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसकी गहराई को, कि जब सूर्य उदय होता है तो हमसे बहुत दूर होता है ना, बहुत दूर होता है, तो वहां से सारे कलर आते हैं एक साथ, लेकिन सारे कलर फैल जाते हैं, लेकिन एक कलर ही हम तक आ पाता है, वो रेड। तो हमें रेड ही दिखाई देता है। आपने देखा होगा सिग्नल पे लाइट है वो रेड लगाई जाती है क्योंकि वो बहुत दूर से दिखाई देती है, तो उसका बिखराव नहीं होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तब भी हमसे बहुत दूर होता है, तो वहां से सारी लाइट्स आती हैं, सारे कलर आते हैं, बट बाकी कलर क्या होते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं, दिखाई नहीं देते, बट केवल जो रेड कलर है वो दिखाई देता है। उसी उसी तरह से जब सूर्य अस्त होता है तब भी सारे कलर छिप जाते हैं, तो भी हम तक लाल ही आ पाता है। तो सूर्य सन सेट के समय और सन राइज के समय, यानी उदय और अस्त के समय लाल ही दिखाई देता है। उसका रीजन होता है प्रकाश प्रकीर्णन। क्लियर है सभी को? बोलिए, क्लियर हो रहा है ना सचिन, अर्चना जी? यस सर, राइट। हाँ, तो ये सारी चीजें नोट कर लेना, ये पीसीएस वगैरह में बहुत आती हैं। तो ये था आपका धूल कण के दो काम हैं, ठीक है। एक तो है बादलों से बनाना और बारिश करवाना, और दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग लाइट में सूर्य का, आकाश का नीला दिखना, समंदर का नीला दिखना, और सूर्य अस्त उदय के समय लाल दिखना, ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर वेपर, जल वाष्प क्या होता है, ठीक है। वाटर वेपर यानी जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प कितना होता है? लगभग 4%, ठीक है। जो टोटल एटमॉस्फेयर है, टोटल वायुमंडल है, उसका 4% होता है। अब इसका यूज क्या होता है वो हम समझते हैं। हाँ, एक बात भी, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो जलवाष्प है वो हाइट के साथ कम हो जाता है। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे अगर हम मैप बनाते हैं, पहला है इसका जो है ये है ना। जैसे जैसे हम ओशियन से दूर जाएंगे, ठीक है, समंदर से हम दूर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो वाटर वेपर है उसमें कमी आएगी। ये डायग्राम बना लेना, ई वाला डायग्राम, ठीक है। जैसे जैसे हम समंदर से दूर जाएंगे वैसे वैसे वाटर वेपर में कमी आएगी, वैसे वैसे वाटर वेपर में कमी आएगी, ठीक है। और दूसरा डायग्राम बनाना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वाटर वेपर में कमी आएगी, ठीक है। तो दो डायग्राम समझ लेना कि पहला ये है कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने ऑप्शन दे दिया आपका दिल्ली, और दूसरा दे दिया उसमें, यहाँ लिखते हैं, चलिए, पहला दे दिया दिल्ली, दूसरा दे दिया मुंबई, है ना, और तीसरा दे दिया इसमें शिमला, है ना,
और चौथा उसमें दे दिया मान लीजिए पटना, है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम जलवाष्प कहाँ होगा और सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा, बता सकते हैं? इजी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। बताएं कि हमने 4 ऑप्शन आपसे दिए हैं, दिल्ली, मुंबई, शिमला और पटना। तो इसमें मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, जलवाष्प। और हमने बोला है कि समंदर से दूर जाने पर जलवाष्प में कमी आती है और ऊंचाई पर जाने पर भी जलवाष्प में कमी आती है। ऊंचाई पर मुंबई में ज्यादा होगा, है, शिमला में, मुंबई में ज्यादा होगा, शिमला में कम होगा। हाँ ठीक है। तो यानी सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो जो मैक्सिमम है वो मुंबई होगा, ठीक है, और सबसे कम है तो शिमला होगा। ये है, सबसे कम है तो शिमला होगा। समझ गए? शिमला, क्योंकि इन सभी लोकेशंस में शिमला सबसे ऊंचाई पर है। तो इस तरह से है। तो वाटर वेपर का आपको समझ में आ गया। एक और बस लास्ट बताते हैं इसमें, दूसरा डायग्राम एक और समझ लेना है कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, जब भी हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, है ना, इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, तब भी वाटर वेपर में कमी आएगी। ये चीज ध्यान रखना, है ना। जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तब भी वाटर वेपर में कमी आएगी। तब भी वाटर वेपर में कमी आएगी। तो ये चीज है। तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब ये तो हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डायग्राम सिर्फ आपको ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है, बस इसके पॉइंट वाइज बना के लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज क्या है वाटर वेपर का। अब जैसे ग्लोब वाले से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक दे देगा इंडोनेशिया, नेपाल, है ना, चाइना और रूस, फिर पूछेगा सबसे कम किस में है, तो रूस में है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में, तो जो लोकेशन इक्वेटर के पास हो सबसे ज्यादा है। अब हम देखते हैं इसमें यूज क्या क्या इनका है। पहला यूज है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, यानी हरित गृह प्रभाव। पहला है इसमें ग्रीन हाउस, हाँ, ग्रीन हाउस और हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, ठीक है। और दूसरा है रेनफॉल, वर्षा, ठीक है, वर्षा भी इसी से होती है ना। और तीसरा इसका काम है टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल। तो पानी के ये यूज हैं, वायुमंडल में पानी होने के ये फायदे हैं कि रेनफॉल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और हरित गृह प्रभाव। कभी आपसे ये पूछेगा कि कौन है जो हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, जी बोले। एक होगा जैसे ऑप्शन है CO2, है ना, दूसरा है इसमें फॉरेस्ट, और तीसरा है इसमें है ओशियन, और चौथा है मान लीजिए इंडस्ट्री। इस तरह से है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा कि CO2 है, फॉरेस्ट है, ओशियन है और इंडस्ट्री है, और आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा हरित गृह प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है, इसमें ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे CO2 लगा देंगे, लेकिन CO2 गलत हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कौन सी गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है तो CO2 होगा। इसमें आंसर होगा C, ओशियन सबसे ज्यादा, क्योंकि 71% एरिया पर ओशियन है, 71% एरिया पर
ओशियन है, इसलिए सबसे ज्यादा बरसात के लिए सबसे ज्यादा वही होगा प्रभावी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ओशियन। ये वाला समझ में आया? क्वेश्चन लिखते जाना ये, क्योंकि प्रीलिम्स पे भी ध्यान सर। देना है इस तरह से। तो ये था आपका जलवाष्प। और टेम्परेचर कंट्रोल का समझ रहे हो मतलब? टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कंट्रोल अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे एक है मुंबई, ठीक है, मुंबई है और दिल्ली है। मुंबई में टेम्परेचर बहुत कम ज्यादा नहीं होता। मुंबई में अगर जून का टेम्परेचर 27 है तो दिसंबर का टेम्परेचर 21 है, ठीक है। लेकिन दिल्ली का जून का टेम्परेचर 48 है तो दिसंबर का टेम्परेचर 5 डिग्री है। तो ये दिल्ली का टेम्परेचर है और ये मुंबई का है। मुंबई का कंट्रोल इसलिए रहता है क्योंकि मुंबई के पास में पानी है, समंदर है, इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो तीनों चीजें क्लियर है यहाँ तक? सर मुंबई में इतनी नहीं, समुद्र नहीं है सर। वही तो मैंने बोला, मुंबई के पास में मास ओशियन है, समंदर है, इसीलिए वहां पे टेम्परेचर ज्यादा कम बढ़ नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में पानी कम है, दिल्ली में, जयपुर में, इधर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है गुड्डू, समझ में आ गया? यस सर। तो ये था आपका जल वाष्प और ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गैस और डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, तीनों चीजें हमने इसमें ज्योग्राफी के अलावा भी चीजों को आपको मिक्स करके बताया है ना? ये चीज ध्यान रखना है। तो ज्योग्राफी के अलावा मिक्स करने का मतलब है, जैसे हमने साइंस की चीजें बताई हैं, जैसे प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। तो पहली बात है कि वायुमंडल की जो संरचना है उसको आप डायग्राम से समझिए, और डायग्राम बनाइए थोड़ा समझ के ध्यान से, ठीक है। डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस तरह से डायग्राम बनाइए, इस तरह से। ये है पहली लेयर। तो पहली बात क्या है कि जो वायुमंडल है वो लेयर में डिवाइड है, लेयर में, है ना, इस तरह से। तो कितनी लेयर है? 5 लेयर है, ठीक है। वायुमंडल 5 लेयर में डिवाइड है, 5 लेयर यानी 5 परतों में डिवाइड है, ओके। अब 5 परतें कौन कौन सी वो देख लीजिए। तो हम नीचे से बात करते हैं परतों की। तो पहली परत है इसमें ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। दूसरी चीज है इसमें स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पहले, इसको ट्रोपोस्फियर को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। इधर हम हिंदी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। इसको हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। और इसको जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम लिखते भी जाएं। पहला है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। उसके बाद है मेसोस्फियर, ठीक है, मेसोस्फियर। एक बार इसको देखिए, आवाज अपनी बंद रखिए आप लोग। मेसोस्फियर, इसको कहते हैं मध्य मंडल या ताप मंडल। कभी कभी बस ताप मंडल भी इसको कह देते हैं।
ठीक है, तापमंडल। उसके बाद है ये इसको कभी कभी थर्मोस्फीयर कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर अच्छा। यानी आयन मंडल। कहीं पे इसको थर्मोस्फीयर भी नाम दिया जाता है, थर्मोस्फीयर। तो बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद पूरी हुई। तो आयनोस्फीयर इसका है आयन मंडल, और दूसरा है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल तो इस तरह से है, सॉरी बहिर्मंडल। तो ये 5 हमारी परतें हैं वायुमंडल में। वो कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मेसोस्फीयर मध्यमंडल, फिर है आयनोस्फीयर, इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं कुछ बुक्स में, और एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तो 5 परतें हैं। पहली बात, पांचों परतें हॉरिजेंटल हैं, क्षैतिज हैं। दूसरी बात, हर परत की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो एक बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहली लेयर है उसकी हाइट है लगभग 18 किलोमीटर, दूसरी हाइट है लगभग 50 किलोमीटर, तीसरी है शायद है ये 86 किलोमीटर, उसके बाद है 640 किलोमीटर, और फिर है इसमें ये वाली लगभग होगी 1000 किलोमीटर। तो ये 640 की जगह 650 भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 86 की जगह पे 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो ये जो ऊंचाई है वो कम और ज्यादा होती रहती है समय के अनुसार। ठीक है, कम और ज्यादा कैसे होती है? अगर किसी एरिया में तापमान ज्यादा होगा तो उसमें ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, और तापमान कम होगा तो ऊंचाई कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। जैसे जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है उसमें वायुमंडल ऊंचा उठ जाएगा ऊपर गर्म होके, और कम है तो नीचे आ जाएगा। दूसरी बात कि ध्रुवों पे जाके ये वायुमंडल नीचे हो जाता है और भूमध्य रेखा पर ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज लगा सकते हैं। जब हम लोग ध्रुवों पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ध्रुवों पे वायुमंडल सबसे पास होता है, एकदम नीचे होता है। ध्रुवों पे वायुमंडल यानी जो जितना आप ठंडे एरिया में जाएंगे वहां पर आपको वायुमंडल नीचे मिलेगा हाइट में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने बताया कि ये अगर आपके ऑप्शन में 20 है, 19 है, 17 है, 21 है तो राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 52 है, 55 है, 49 है, 48 है तो भी ठीक होगा। इसके आसपास में जो भी हाइट होगी वो होगी। ठीक, तो ये था आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर। अब हम दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं एक बार वो समझ लीजिए। ये पूरे एटमॉस्फेयर को हमें कैसे समझना चाहिए? 3 बातें याद रखना है कि जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर है यानी क्षोभ मंडल है, ये वाला क्षोभ मंडल, ये वाले लेयर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जो मौसम है वो इसी में होता है। ठीक है, तो सीजन है वो भी इसी में होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स हैं वो भी इसी में होते हैं, रेनफॉल है वो भी इसी में होता है, उसके बाद विंड्स हैं वो भी इसी में चलते हैं। ठीक है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी की सभी क्षोभमंडल में होती हैं। कभी आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा अशांत कौन सा भाग है वायुमंडल का, तो सबसे ज्यादा अशांत ये वाला भाग है। तो पूछेगा मौसम कहाँ होते हैं? क्षोभमंडल में। ऋतु कहाँ होती है? क्षोभमंडल में। क्लाउड्स कहाँ बनते हैं? क्षोभमंडल में। और वर्षा और हवाएं सब कुछ क्षोभमंडल में होता है।
आंधी तूफान ओलावृष्टि ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, तो आप इसका इंपोर्टेंस समझिए। अब क्वेश्चन ये आएगा कौन सा गलत है इसमें, है ना। तो मौसम भी इसी में होते हैं, सीजन भी इसी में होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल। तो एक चीज इसमें याद रखना है कि समताप मंडल में मौसम नहीं होते, यहाँ पर सीजन नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि सेम टेम्परेचर रहता है इसमें हर जगह, यहाँ पर सेम टेम्परेचर रहता है। और इसी में ओजोन पाई जाती है, O3। ठीक है, ओजोन गैस इसी में पाई जाती है, इसी लेयर में, ये भी याद रखना है। और जो एरोप्लेन हैं हमारे, वो भी इसी में चलते हैं। एरोप्लेन यानी जो हवाई जहाज हैं वो भी इसी में लेयर में चलते हैं। और जो जेट स्टीम है वो भी इसी में चलती है। तो इतनी चीजें हैं जो समताप मंडल में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या लिखे हैं सर? जेट स्टीम, जेट स्टीम, जेट जलधारा है, सॉरी जेट धारा है। तो जेट स्टीम इसी में चलती है, पवनें हैं इसी में चलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो ओजोन परत समताप मंडल में है। ठीक है, और यूपीएससी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हवाई जहाज किस लेयर में चलते हैं,